मान लीजिए कि एक भयानक सपना सच हो जाए और INDI गठबंधन जीत जाए, तो कैसा होगा उसका पहला साल, ये समझने के लिए चलिए आपको 2004 में लेकर चलते हैं, जब मई में UPA ने पहली बार देश में सरकार बनाई थी और देश के बुरे दिन शुरू हो गए थे। मई 2004, दागियों को मंत्री पद। कोई भी PM अपनी शपथ में ये वादा करता है कि दागी लोगों को सरकारी पद नहीं देंगे, लेकिन रिमोट कंट्रोल PM ने इसके बिल्कुल उलट चुन कर दागियों को मंत्रालय में शामिल कर दिया था। लालू प्रसाद, जिस पर IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज था, ऐसे चोर के हाथों में कांग्रेस ने रेलवे सौंप दी। तब के कॉर्पोरेट कार्य मंत्री प्रेमचंद गुप्ता पर फॉरेन एक्सचेंज में उल्लंघन करने का आरोप था और 10 करोड़ का जुर्माना था। कृषि मंत्रालय में जूनियर मिनिस्टर तस्लीमुद्दीन पर तो वसूली, अपराध, रेप जैसे मामले दर्ज थे। अशरफ फातिमी, जो बिहार का RJD सांसद था, उसके तार माफियाओं से जुड़े हुए थे। जून 2004, PSU का बेड़ा गर्क। आज कांग्रेस का युवराज मोदी जी पर निजीकरण का आरोप लगाता रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मनमोहन सरकार ने दिल्ली मुंबई के एयरपोर्ट, जो कि PSU एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे मुनाफे वाले एयरपोर्ट में से थे, उन्हें निजी कंपनियों को बेचने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो तो भला हुआ कि इसका कुछ पार्टियों ने विरोध किया और इन एयरपोर्ट को बिकने से बचा लिया। जुलाई 2004, शिक्षा बजट में कंजूसी। अपनी आदत से मजबूर कांग्रेस ने लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए ये वादा किया था कि वो शिक्षा पर GDP का 6% इस्तेमाल करेगी, लेकिन 2 महीने के अंदर अपनी बात से पलट गई और कह दिया कि 6% खर्च करना अगले 5 साल में मुमकिन नहीं। अगस्त 2004, देशभक्त वीरों का अपमान। पाकिस्तान प्रेमी मणिशंकर अय्यर, जिनकी रगों में पाकिस्तान का खून दौड़ता है, ये कहना गलत नहीं होगा, उन्होंने वीर सावरकर जैसे हिंदुवादी और देशभक्त की तुलना जिन्ना से कर डाली। उनका कहना था कि वीर सावरकर की मानसिकता बंटवारे वाली थी। ये नेता क्या नेहरू के पापों को भूल गया था जिसने देश के टुकड़े कर डाले थे। सितंबर 2004, दुश्मनों पर भाईचारा। रिमोट कंट्रोल PM ने उस साल न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की थी और कश्मीर को लेकर उनसे बातचीत में ये कह डाला कि पाकिस्तान की मीडिया को पूरी छूट है, वो जाकर कश्मीर के लोगों से मिले, बातचीत करे। और सिर्फ यही नहीं, दोनों देशों के पास जो कश्मीर के हिस्से हैं, वहाँ सॉफ्ट बॉर्डर बनाया जाए। कांग्रेस का बस नहीं चला, वरना वो अब तक पूरा कश्मीर ही पाकिस्तान को सौंप चुकी होती। अक्टूबर 2004, सहयोगियों को धोखा। कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ मिलकर सत्ता जरूर बनाई, लेकिन बाद में उसे साइडलाइन कर दिया। FDI को लेकर लेफ्ट की विचारधारा काफी सामाजिक थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे फेल्ड बताते हुए मनमाने ढंग से FDI की नीतियां बनाई, जिसके बाद से कांग्रेस और लेफ्ट के बीच अनबन का दौर शुरू हो गया। नवंबर 2004, सनातनियों पर तानाशाही। कांग्रेस की सरकार बने 6 महीने नहीं हुए कि कांग्रेस हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को कुचलने में लग गई थी। कांग्रेस ने हिंदुओं से दुश्मनी निकालने के लिए देश के 5 मठों में सबसे प्रसिद्ध कांची के आचार्य जयेंद्र सरस्वती को हिंदुओं की सबसे पावन त्योहार के दिन दिवाली पर पकड़ा और उन्हें एक बेहद झूठे और फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया। 10 साल तक जेल में रखने, उन्हें टॉर्चर करने के बाद भी कांग्रेस को उनके खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं मिल पाए और कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। सिर्फ यही नहीं, इसी महीने में कांग्रेस ने कश्मीर जैसे राज्य, जिसमें उस समय बाहरी दुश्मनों का सबसे ज्यादा खतरा था, ऐसे में रिमोट कंट्रोल PM ने फैसला किया कि कश्मीर में वो सेना को कम कर देगा। क्या दुश्मनों के लिए अच्छा माहौल बनाना चाहती थी कांग्रेस? दिसंबर 2004, आपदा में भी घोटाला। भारत के दक्षिण में भयंकर सुनामी आई। कांग्रेस ने डींगे तो खूब मारी कि वो हर मुमकिन मदद करेगी, लेकिन बाद में ऐसा आरोप लगा कि कांग्रेस ने आर्थिक मदद के नाम पर आधा ही फंड दिया, बाकी देने से मना कर दिया। जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस लोगों के हक का खाने से बाज नहीं आई, लेकिन जो आर्थिक पैकेज दिया उसके नाम में राजीव गांधी डालना नहीं भूली। मई 2005, तुष्टीकरण के चरम पर कांग्रेस। मई 2005 में अपना 1 साल पूरा करते ही कांग्रेस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यकों के लिए 50% आरक्षण रख दिया। जरा सोचिए, कांग्रेस का तुष्टीकरण किस हद तक बढ़ गया था कि उसने शिक्षा को भी नहीं छोड़ा। अगर आज गलती से भी इंडी गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो जहां आज देश खड़ा है, वहां से उसे वापस बर्बादी के गड्ढे में गिराने में इन मोदी विरोधियों को सिर्फ 1 साल लगेगा। इसलिए अपना वोट सोच समझ कर दें।